नमस्कार, मैं रवि शरण और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज का कार्यक्रम जनसदन। लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो गया है, आचार संहिता लागू हो गई है और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे पास पैनल में हैं भाजपा से नवीन पिरशाली जी, कांग्रेस से सूरज सिंह नेगी जी और हमारे वरिष्ठ साथी और पत्रकार विक्रम श्रीवास्तव। हम इस चर्चा को शुरू करेंगे विक्रम जी के साथ। विक्रम जी, घोषणा हो गई है और आचार संहिता भी लागू हो गई है। अब जहां तक देखने में आ रहा है कि यहाँ पे प्रत्याशी उतर गए हैं, तो क्या बनाया है सरकार ने, कब तक नामांकन होगा, नामांकन की प्रक्रिया कब तक चलेगी और फाइनली यहाँ से चुनाव जोर कब पकड़ेगा? अगर आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, 19 अप्रैल को मतदान होना है और कांग्रेस और भाजपा के बीच ही यहाँ पर जो मुकाबला है वो देखा जाता है। इस तरह से देखिए, अभी तक का जो समीकरण देखें तो समीकरणों में ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ नेताओं का जो झुकाव है वो ज्यादा दिखाई दे रहा है। देखिए, आज ही कांग्रेस के विधायक बद्रीनाथ से राजेंद्र भंडारी और उनकी पत्नी राजेंद्र भंडारी ने दिल्ली में वहां पर भाजपा की सदस्यता ले ली है और जिस तरह से देखिए दल बदल कानून के तहत उनकी जो विधायकी है वो चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं देखिए, जो एक अभी तक का राजनीतिक समीकरण अगर देख रहे हैं तो उसमें नेताओं का झुकाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी यानी कि सत्तारूढ़ दल के साथ दिखाई दे रहा है। देखिए, पूरे अगर चुनाव को देखें तो अभी बहुत लंबा समय है। 19 अप्रैल को जो है मतदान होना है और जिस तरह से चुनावी समर में सारी पार्टियां उतर गई हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने 5 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। सभी प्रत्याशियों की खबर आ रही है कि वो अपने अपने क्षेत्र में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि कांग्रेस ने अभी अपने 2 सीटों पर अभी उम्मीदवार नहीं उतारे हैं और जिस तरह से देखिए राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में मुकाबला है और राष्ट्रीय पार्टियां जो है वो राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ेंगी। अभी जो क्योंकि देखिए लहर जैसे शब्द का प्रयोग करने के लिए चुनाव आयोग ने मीडिया को बाध्य किया है, तो हम लहर का नहीं करेंगे। हाँ, झुकाव की बात हम कर सकते हैं कि अभी तक जो झुकाव दिख रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए उत्तराखंड के अंदर अगर पिछले 2 बार के लोकसभा चुनाव अगर हम देखें 14 और 19 में देखें तो 5 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। 2014 में कांग्रेस की सरकार थी और सरकार रहते हुए भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में थी उसने 5 सीटों पर विजय हासिल कर है। और जिस तरह से देखिए नामांकन की जो प्रक्रिया है वो लगभग 20 मार्च के आसपास जो है वो शेड्यूल मुझे एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हम लोग जो जिक्र कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, मतदान की चर्चा कर रहे थे, तो इसलिए अभी जो नामांकन का जो फेज है वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस दिन से जो है वो नामांकन की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी। और जिस तरह से देखिए सारी बातों का लगभग आप अगर देखें उत्तराखंड के अंदर तो राष्ट्रीय पार्टियों बीच ही हम कांग्रेस के प्रतिनिधि सूरज सिंह नेगी से ये जानना चाहेंगे कि सर ये तो चुनाव होने की बात है, अभी तो जो लग रहा है कि भाजपा ने चुनाव से पहले ही कांग्रेस को कम से कम उत्तराखंड मुक्त तो कर दिया है। जिस तरह से आपके लोग लाइन लगा के भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं या अपना इस्तीफा दे रहे हैं। देखिए, ईडी, सीबीआई, जांच, इनकम टैक्स भर के जो हथकंडे हैं, भारतीय जनता पार्टी नारा तो 400 पार का दे रही है और वो अंदर खाने बहुत डरी हुई है। और इस करके आप देखें जो जो लोग जा रहे हैं वो उनको लालच दिया जा रहा है, डर दिखाया जा रहा है। मतलब एक जो कहावत है कि साम दाम दंड भेद, कैसे भी करके सत्ता हासिल करनी है। नियम, सिद्धांत, मूल्य उनका कोई वजूद नहीं रह गया है। और जो अपने को काडर बेस्ड पार्टी थी वो अपना जो है कांग्रेस से नेताओं को आयातित कर करके अपने कुड़मा बैठाने का काम कर रही है। परंतु वो कुछ भी कर रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं को भले शामिल कर लें पर कांग्रेस का जो निष्ठावान कार्यकर्ता है आज के समय में जो कांग्रेस के साथ खड़ा है वो केवल और केवल निष्ठावान कार्यकर्ता है, निष्ठावान नेता है। और आया राम गया राम वाले आएंगे जाएंगे, कल कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी तो वो कांग्रेस के पास चले आएंगे। जिस प्रकार से भंडारी जी का प्रकरण है
तो उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष, और किस प्रकार जो है उनको बार बार उनके खिलाफ जांच और तमाम प्रकार से जो है उनको हाईकोर्ट से राहत मिलती रही है। तो इन हथकंडों से डर करके वो लोग जा रहे हैं, परंतु जनता जो है वो समझदार है उत्तराखंड की, वो इन नेताओं के साथ जाने वाली नहीं है। और जो लोग नेता जा भी रहे हैं भाजपा में, एक दिन वहां पर भी विस्फोट होगा और भाजपा जो है कहीं की नहीं रहेगी। वो जो निष्ठावान कार्यकर्ता है उनकी उपेक्षा करके जब आयातित नेताओं का आप फुलवा बढ़ा देंगे, तो वो कार्यकर्ता निश्चित रूप से जो है उनमें नाराजगी होगी और एक विस्फोट के रूप में वो जो है सामने आएगा। नवीन जी, हम ये जानना चाहेंगे कि ठीक है वो तो उधर चल रहे हैं हम कि जो कांग्रेस मुक्त हो जाए, पर क्या ऐसा नहीं दिख रहा है आपको कि भाजपा खुद ही कांग्रेस युक्त होती जा रही है? देखिए सर, ऐसा है कि आप भी देख सकते हैं कि इस बार जो लोग आ रहे हैं, इसको भारतीय जनता पार्टी बुला नहीं रही किसी को, या भारतीय जनता पार्टी कोई कहीं पर एप्लीकेशन नहीं दे रही कि आप आ जाइए भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कीजिए। भारतीय जनता पार्टी को लगातार नेता ज्वाइन कर रहे हैं, जनता उसमें सहभागिता कर रही है। उसके कई कारण हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि कांग्रेस को जहां इस देश ने 60 साल का समय दिया काम करने के लिए, और मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 10 साल काम दिया, तो जनता कंपेयर कर रही है कि 10 साल और 60 साल के काम को। तो आज आप देख सकते हैं कि जो 10 साल में काम हुआ है, उसके मुकाबले में कांग्रेस के नेताओं के पास कुछ कहने को नहीं है। कांग्रेस के नेता अगर जनता के पास जा रहे हैं तो जनता उनका मुंह बंद कर दे रही है। तो आज देखते हैं उत्तराखंड में भी आप देख रहे हैं कई बड़े नेता अंडरग्राउंड हो चुके हैं कांग्रेस के। चाहे मैं हरीश रावत जी की बात करूं, कहीं नहीं दिखाई दे रहे, हरक सिंह रावत जी की बात करूं, कहीं नहीं दिखाई दे रहे। ऐसे ही तमाम नेता जो बड़े नेता है वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं, क्योंकि जो सामने दिख रहा है, चुनाव जो दिख रहा है, और चुनाव में जो काम की बात जो हो रही है, मुद्दों की बात जो हो रही है, उसके मुकाबले कांग्रेस विलुप्त हो चुकी है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की नीति और नेतृत्व जो है उस पर जनता भरोसा कर रही है। उसको देखते हुए सभी लोगों को ये लग रहा है कि 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत का लक्ष्य रखा है और भारत को विकसित करने का लक्ष्य रखा है, उसमें अपना योगदान देने के लिए आप सभी लोग एकजुट होकर देश को एक ओर ले जाने के लिए जुट रहे हैं। और सभी लोगों का स्वागत है जो चाहते हैं कि भारत विकसित हो, विकसित भारत राष्ट्र बने, हम विश्व गुरु बने। इस धारणा के साथ जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं, सभी का भारतीय जनता पार्टी तहे दिल से स्वागत कर रही है। और सभी लोग मिलकर सबका साथ सबका जो विकास है, विश्वास है, उसी भावना के साथ जो भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है, ये उसका नतीजा है। और हमारे नीति और नेतृत्व की चुंबकीय शक्ति है कि लोग अपने आप खींचे आ रहे। भारतीय जनता पार्टी किसी को नहीं बुला रही है। विक्रम जी, ये देखा जाए तो उत्तराखंड में तो वास्तव में ये कहना मुश्किल रहा है पहले भी, चाहे हरक सिंह जी को ले लीजिए, चाहे आर्या जी को ले लीजिए, कि उनको क्या नीति में रखा जाए, किस कैटेगरी में रखा जाए, कि वो संघ के समर्थक थे या वो कांग्रेसी विचारधारा के पुरोधा थे, क्योंकि उनको तो जब मौका मिला है उन लोगों ने अपनी पार्टियां चेंज की। उत्तराखंड के विकास के संदर्भ में अगर मैं ये समझना चाहूं कि किस तरह से इन कतिपय नेताओं को लेकर के हम विकास का रोड मैप देख सकते हैं, पार्टी कोई भी हो, ये पार्टी से ऊपर की बात है, क्योंकि उत्तराखंड का विकास किसी पार्टी का मोहताज हो ऐसा होना नहीं चाहिए, हो रहा है। देखिए रवि सर जी, सबसे पहला तो भाजपा के जो प्रवक्ता कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो मुख्य विपक्षी दल है उनके जो बड़े नेता है वो अंडरग्राउंड है, तो शायद इनको ये जानकारी नहीं है कि इनके जो दो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और तीरथ सिंह रावत, वो कहाँ पे है, उनका फोन लग रहा है, उनसे कोई बातचीत हुई है। देखिए, जो चुंबकीय शक्ति का जो प्रयोग इन्होंने किया है, तो राजेंद्र भंडारी, जैसा कांग्रेस प्रवक्ता ने बताया कि राजेंद्र भंडारी की पत्नी जो है वो हाईकोर्ट के सहारे पर चल रही है। तो जाहिर सी बात है, देखिए एक दिन पूर्व का उनका राजेंद्र भंडारी का अगर आप बयान उठा करके देखेंगे तो उन्होंने भरे मंच से ये बात कही है कि मेरे लिए कहा जा रहा है कि हम भाजपा में जा रहे हैं और हम भाजपा में नहीं जा रहे हैं, ऐसा कोई हमारा वो नहीं है। तो एक दिन के अंदर ऐसी कैसी डील हुई, इसको डील ही कहेंगे, क्योंकि देखिए राजेंद्र भंडारी अभी विधायक है, जिस सीट से वो विधायक बने हैं, भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है मौजूदा, वो उनको हरा करके वहां से विधायक बने हैं। देखिए, इस वक्त भाजपा जो विधायक है वो सांसद बन चुके हैं, राज्यसभा सांसद बन चुके हैं, निर्विरोध उनको चुना गया था, वो सीट खाली है। 6 साल तक वहां पर जो है कोई दूसरा कैंडिडेट वहां पर उम्मीदवारी के लिए भाजपा से नहीं है। उनको सेफ साइड रखते हुए उनको कहा गया कि आप कांग्रेस में आइए, आपकी पत्नी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उनको हम उनको खत्म करने का काम करेंगे, क्योंकि इस तरह के आरोप जो है वो सिर्फ विपक्षी दल कांग्रेस नहीं कर रही है,
वो आम सोशल मीडिया पे जो लोग सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं वहां पर उस प्लेटफॉर्म पर दिखाई दे रहा है। तो देखिए इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को, सत्तारूढ़ दल को देना ही होगा, क्योंकि जनता के बीच में जाना है, आपने जनता के पास जाकर के वोट मांगना है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि देखिए हरीश रावत जो है वो दिखाई नहीं दे रहे, हरक सिंह रावत दिखाई नहीं दे रहे। आपकी सरकार यहाँ पर, हरीश रावत की सरकार 2016 में चली गई थी, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री रहे, पुष्कर सिंह धामी 2 बार मुख्यमंत्री हो गए। अभी तक आप एक भी घोटाला नहीं निकाल पाए, एक भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगा पाए, सिर्फ मुंह जवानी आप लोगों ने बात कही। तो ऐसे में ये बात तो जनता भी समझ रही है ना कि जो आप कह रहे हैं, जो आप दिखा रहे हैं, पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और है। नवीन जी, ये भारतीय जनता पार्टी बेसिकली जो परसेप्शन है पब्लिक में, पब्लिक जिसको जानती है विकास के में भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी है, पर इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डेटा आता है, जो पब्लिश होता है, एक तो पहले उसको काफी रोका जाता है, फिर एससी के परमिशन से वो परमिट होता है। उस पे जो डेटा आता है उस पे क्यों बड़े नेता जो है अलग अलग तथ्य दे रहे हैं। मैं आपको डेटा दे देता हूं ताकि आप प्रभावशाली रूप से उस पर प्रकाश डाल सकें। ये कहना कि वो 20,000 करोड़ का था, वो था ही नहीं टोटल मामला, कि 6,000 करोड़ भाजपा को मिला, 14,000 करोड़ मिला। अरे साहब, ऐसा कुछ था ही नहीं। 14,000 करोड़ का मामला था, क्लियर है, जिसमें 11,000 करोड़ का एसबीआई ने डिटेल दिया, 11,000 कुछ करोड़ का, 6,000 कुछ करोड़ का भाजपा के पास है, 5,000 कुछ बाकियों के पास। तो क्यों आप इस मुद्दे पे, हालांकि एक आरोप लगाया, अभी भी नहीं कह नहीं सकते कि सत्यता, अभी तो उसकी जांच होगी, लेकिन जब एक आरोप रखा गया सामने, तो क्यों आप उस पे अलग अलग तस्वीरें बना के भ्रम की स्थिति क्रिएट करना शुरू कर रहे हैं। इस पे थोड़ा मैं आपसे, इसलिए कि आप प्रबुद्ध हैं और इस पे थोड़ा कायदे से रोशनी डाल पाएंगे, क्योंकि ये जरूरी है जानना पब्लिक के लिए कि एक्चुअल वस्तु स्थिति क्या है। क्योंकि आपके बड़े नेताओं ने बहुत सारे विभिन्न चैनलों पे, और आज के दिन देखिए आपका जो सोशल मीडिया हैंडल है वो इस बात को प्रचारित कर रहा है, जो है ही नहीं उसको प्रचारित क्यों कर रहे हैं। आप सीधे अपनी बात रखिए कि हाँ साहब ये मिला, यहाँ मिला और इस वजह से मिला। लेकिन आप सही बात बोल रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी के लिए ही इलेक्टोरल बॉन्ड को बनाया गया है। और उससे पहले एक सवाल छोड़ दो जी, ट्रांसपेरेंसी तब होती है जब पब्लिक को बताया जाए। ये तो पूरा प्रयास ही यही हुआ कि ये पब्लिक के सामने, अगर सुप्रीम कोर्ट ना आया होता तो पूरा ट्रांसपेरेंसी नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी इसमें। देखिए, अगर एसबीआई ने कोई डेटा डिस्क्लोज नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने उसको डिस्क्लोज नहीं करवाया। आप ये समझिए कि इंस्टीट्यूशन फ्री होते हैं, आपको समझना पड़ेगा लोकतांत्रिक ढांचा है भारत का। आप उसमें हर चीज को भारतीय जनता पार्टी की सरकार से छोड़ दोगे। पॉलिसी केंद्र सरकार ने बनाई थी, पॉलिसी एसबीआई ने नहीं बनाई इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की। नहीं तो पॉलिसी बनाई, पॉलिसी को तो गलत ठहराया था। पॉलिसी नहीं, पॉलिसी तो सही है, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को गलत नहीं ठहराया, जो पॉलिसी बनाई गई थी उसको गलत ठहराया। पॉलिसी में डेटा अगर डिस्क्लोज करना है तो डेटा डिस्क्लोज एसबीआई ने नहीं किया हुआ, और इस देश में न्यायपालिका है और संज्ञान लिया सुप्रीम कोर्ट का, डेटा डिस्क्लोज हो गया। तो उसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि सर टोटल 14,000 कुछ करोड़ का मामला है, ठीक है, जिसमें से अभी जो डेटा दिया है पहली बार में वो 11,000 कुछ करोड़ का एसबीआई ने डिक्लेयर किया है। उसमें 6,000 कुछ करोड़ भाजपा को, बाकी 5,000 करोड़ विपक्ष को मिला। पर आपके बड़े नेता इस पे भ्रम क्यों फैला रहे हैं, ये कह के कि साहब 20,000 करोड़ था, 6,000 करोड़ हमको मिला और 14,000 करोड़ विपक्ष को मिला। देखिए, डेटा एसबीआई एक इंस्टीट्यूशन है, उसके पास डेटा है। किसी भी नेता के पास कोई डेटा नहीं हो सकता। जो डेटा इंफॉर्मेशन एसबीआई से आ रही है उसी डेटा के आधार पर अलग अलग बातें बन रही है। हम इस स्टूडियो में डिस्कस कर रहे हैं, कुछ और डिस्कस करेंगे, बाहर कोई आगे डिस्कस कर रहा है किसी पार्टी का, वो अलग डिस्कस कर रहा है। तो एक भ्रांति बनी हुई है। जब तक इस पर मामला फटाक से नहीं होगा, जब तक पूरी चीजें सामने नहीं आती, तब तक इस पर कोई भी चीज कहनी, मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी होगी, और जल्दबाजी में कोई बात कहकर कोई फायदा नहीं होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड की जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी इस बात में विश्वास रखती है, सरकार इस बात में विश्वास रखती है कि जो कैश ट्रांजैक्शन चुनाव में हो रहा है हमें उसको रोकना चाहिए, और उसकी जो पैसे की है एक एक पैसे का हिसाब किताब होना चाहिए। तो इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया गया है। और इलेक्टोरल बॉन्ड में कौन लोग किस पार्टी को दे रहे हैं पैसा, इससे कोई मतलब नहीं होता है कि वो किसी भी पार्टी को दे सकते हैं अपना चंदा। आप ये नहीं कह सकते फला ने फला को दे दिया, फला ने फला को दे दिया। वो उनकी स्वतंत्रता है कि वो किस पार्टी को, किस संगठन को अपना पैसा दे सकते हैं। तो उसमें कोई विवाद ही नहीं है। अगर आप कह दो कि फला कंपनी ने तो ये ठेका लिया था, उसके बाद फिर इसको इसने ये भी दिया, कंपनियां सारे काम कर रही है, हिंदुस्तान में काम कर रही है, सरकार अम्ब्रेला है सबके लिए। अगर उस सरकार की अम्ब्रेला के नीचे सारे लोग अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और उसके बाद वो किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें विवाद कहाँ का है।
वो तो एक चुनावी मुद्दा बनाने का जो विपक्ष काम कर रहा है वो एक मुद्दा बन सकता है, लेकिन उस पर चर्चा में कांग्रेस नहीं आ पा रही है। आप देखिए कांग्रेस का जो आज हाल हो गया, कांग्रेस में क्यों कह रहा हूं कि विलुप्त हो चुकी है। कांग्रेस किसी भी प्रकार से चाह रही है कि कहीं न कहीं कोने में से कहीं पर वो चर्चा में आ जाए, लेकिन चर्चा हो नहीं पा रही कांग्रेस की। आज कांग्रेस मुक्त हो रहा है सारा, ये केवल उत्तराखंड नहीं, राजस्थान ले लीजिए आप, आप मध्य प्रदेश में, सभी जगह ये हो रहा है। दूसरी बात मैं ये कह दूं कि आप विक्रम भाई बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने एक बात कही कि भंडारी जी की वाइफ का मामला जो करा, देखो न्याय पालिका जो है अपना काम करेगी, उसमें भारतीय जनता पार्टी कोई दखल नहीं दे सकती है। अगर उनको हाईकोर्ट से राहत मिली है तो प्रक्रिया के तहत राहत मिली है, तो उससे ये नहीं, अगर उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि उसमें बहुत ट्रांसपेरेंट मामला है, कोई दबाव कहीं पर नहीं है, वो स्वेच्छा से आए हुए हैं। तो स्वेच्छा से आया हुआ व्यक्ति का स्वागत है भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन मैं यहाँ पर ये क्लियर करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी कांग्रेस को कोई अप्रोच नहीं कर रही है, ना कांग्रेस के दफ्तर में जाकर कोई एप्लीकेशन लगा रही है, ना कांग्रेस में कोई एड निकाल रही है कि आप आइए भारतीय जनता पार्टी को जोड़िए। भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि 2047 तक जो हमारा लक्ष्य भारत को विकसित बनाने का है, विश्व गुरु बनाने का है, इकोनॉमी को सबसे टॉप पर ले जाने का है, उसमें सभी लोग आप अपना योगदान दीजिए। सबका साथ सबका विकास, उससे प्रभावित होकर लोग आ रहे हैं, तो उसमें कोई चर्चा की ऐसी गुंजाइश नहीं है। चलिए स्वराज सिंह नेहरी जी, आप अपना जवाब दीजिएगा। उसके साथ एक सवाल है सर, जब एग्जाम कोई आता है, तैयारी होती है, तो बच्चे से या जो पार्टिसिपेंट है उससे पूछा जाता है कि बेटा तुम तैयारी कर रहे हो, तो निश्चित सी बात है बच्चा बोलता है हाँ साहब तैयारी कर रहे हो। तो क्या कर रहे हो? तो बच्चा अगर बोले कि नहीं साहब मैं 4 किलोमीटर दौड़ लगा रहा था, तो उससे तो बात नहीं बनती। न्याय यात्रा हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है, वो आपका तरीका है जनता को एड्रेस करने का। चुनावी तैयारियां कहाँ है सर? ऐसे प्रदेश में जहां प्रथम चरण में चुनाव होने, आपके पास तो पूरे कैंडिडेट तक नहीं है। क्या कर रहे? संगठनात्मक, बिल्कुल आप जवाब दीजिए, आपका हक बनता है अगर भाजपा ने कुछ कहा है उसके जवाब देने का, लेकिन ये जवाब तो आपको आपकी जनता को भी देना पड़ेगा ना कि भाई कैसा रिप्रेजेंटेशन है और क्यों इतना हल्का है, जबकि आपके सामने जो आपका जो प्रतिद्वंदी है वो काफी अग्रेसिव मोड में खड़ा है। देखिए रवि शरण जी, हमारे मित्र कह रहे थे कि 10 साल का हमारा काम है और 2047 तक भारत को जो है विकसित भारत बनाना है। ये इन्होंने 14 में नारा दिया था कि काला धन लाएंगे और 15-15 लाख हर भारतीय के खाते में आएंगे। 10 साल में उस काले धन का पता ही नहीं चला। नोटबंदी की, नोटबंदी के बाद कहा था कि जो फेक करेंसी है, जो काला धन है, उसको बाहर लाएंगे। जितने नोट छपे उतने फिर रिजर्व बैंक में चले गए, वहां भी ये विफल रहे। इन्होंने कहा था कि 2022 में किसानों की आय दुगना करेंगे। वो किसान जो है सड़कों पे बैठे हैं, कई किसान की किसी की आय दुगनी होने के बजाय जितनी थी वो भी नहीं दे पाई। तमाम जितने भी इनके मुद्दे हैं, ये लोगों को सब जवाब दिखा रहे हैं 47 का। अरे पिछले 10 सालों में क्या किया, उसके आधार पर वोट नहीं मांगेंगे। दूसरे दलों से लोगों को खरीद फरोख्त कर करके और तब अपने दल में सम्मिलित करा रहे हैं और कह रहे हैं कोई दबाव नहीं है। अरे दबाव से थक हार चुके हैं लोग, संघर्ष से हार चुके हैं लोग, वो इसलिए आपके पास आ रहे हैं कि आपके कैंडिडेट कहाँ हैं। कैंडिडेट हमारे से तो प्रभावित हुए होना हमारे, अरे जनता हो रहा है, कोई प्रभावित नहीं हो रहा है। जो कांग्रेस दूसरे दलों से जा रहे हैं, वो कुछ ना कुछ लालच से जा रहे हैं, डर के मारे जा रहे हैं। क्योंकि मैंने पहले कहा ये तुमने जो है कांग्रेस को जो है वो लोग जा रहे हैं। अभी राजेंद्र भंडारी की पत्नी का प्रकरण सबके सामने है, कितने बार उनको पद से हटाने का कुत्सित प्रयास किया गया, कोर्ट के सहारे चल रही है। इसलिए इन लड़ाइयों से बचने के लिए, सत्ता का जो दुरुपयोग हो रहा है उससे बचने के लिए लोग जो है साइडलाइन हो रहे हैं। तो कितना करोगे? जनता समझदार है, जनता समझ रही है। आप 10 साल के कामों के आधार पर यही था कि जनता आपके साथ है, जनता ही पूछ रही है कि भाई आपका अग्रेशन कहाँ है। आप ये देखिए, आप कब तक बता, आप चलिए इस चैनल के माध्यम से क्या आप कोई एश्योरेंस दे सकते हैं कि अगले कल तक या मंगलवार तक आपके बाकी सीटों पर कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएंगे? 3 सीटों पर हमारे प्रत्याशी तय हो चुके हैं, वो पूरी तैयारी के साथ लग चुके हैं। हमारा पूरा कार्यकर्ता लगा हुआ है और प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते जनता के जो सवालात हैं, जनता के जो मुद्दे हैं, उन पर हम लोग निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। और जो 2 प्रत्याशी हमारे और घोषित होने हैं, वो बहुत जल्दी जो है आपके सामने वो भी होगा।
और कांग्रेस को जो है जनता का आशीर्वाद इस बार मिलेगा, क्योंकि बहुत हो गई महंगाई की मार, बहुत हो गई झूठों की मार। अब तो जो है परिवर्तन की बहार है और लोग जो है आ रहे हैं। विक्रम जी, ये देखा जाए तो यही दो पार्टियां हैं जिन्होंने पिछले 23 सालों में उत्तराखंड पे शासन किया है। बहुत सी चीजें हैं जनता जिसके आधार पर चुनती है, कभी उनको विकास का मुद्दा दिखता है, कभी उनको लोकल मुद्दे उनके लिए प्रभावी हो जाते हैं। पर आपको लगता नहीं कि नेताओं के इस बिहेवियर से, चाहे वो भाजपा से कांग्रेस में जा रहे हो, चाहे किसी और काल में कांग्रेस से भाजपा में आए हो, तो आपको लगता नहीं कि इस नेताओं के इस प्रक्रिया से एक्चुअली जो सबसे ज्यादा ठगा जाता है वो यहाँ का रहवासी और खासकर पहाड़ों का है? क्योंकि आप देखिए, लगातार नेता किसी भी पार्टी का हो, कुछ भी हो, सरकार कितनी भी अच्छी हो, अच्छी मतलब उसने डिलीवर किया हो या सरकार ने डिलीवर ना किया हो, पर आप देखिए तो अगर निरंतरता देखें तो हम निरंतरता में देख रहे हैं कि जैसे एमपी लैड है या एमएलए को जो फंड दिया जाता है 50-60% से भी ऊपर खर्चा नहीं होता। कहाँ बाध्यता है इनकी? इनकी क्या मानसिकता है जो एक्चुअली वो चीजें मतलब ऐसा सरकार भी चाहती है, ऐसा प्रधानमंत्री भी चाहते हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रधानमंत्रियों ने भी कहा है कि उत्तराखंड हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण, पर उस महत्वपूर्ण बात का जब उनके ही रिप्रेजेंटेटिव अपने फंड को 50% से भी कम खर्च करते, तो ये कभी देखने में नहीं आया कि उनके ऊपर कोई शासकीय कार्यवाही हुई हो। देखिए रवि जी, सबसे बड़ी जो यहाँ का दुर्भाग्य उत्तराखंड का कि यहाँ पर तीसरा जो दल है वो अभी तक उभर करके कोई नहीं दिखाई दिया। देखिए क्षेत्रीय दल यूकेडी है, यूकेडी का जो जनाधार है वो बिल्कुल ना के बराबर हो गया है और यही वजह है कि नेता बेशरम हो गए हैं। उन्हें पता है कि हम अगर आज भाजपा में रहेंगे, हमारी जरूरत कांग्रेस को रहेगी चुनाव के दौरान, तो हम कांग्रेस में चले जाएंगे, या हम कांग्रेस में रहेंगे चुनाव के दौरान। देखिए चुनाव के दौरान हर पार्टियों को ऐसा लगता है कि जो नेता है अगर उनकी पार्टी में आते हैं तो उनका जनाधार बढ़ जाएगा और चुनाव में अच्छा मार्जिन मिलेगा, चुनाव को जीत जाएंगे। देखिए डर का माहौल नहीं है। अगर डर का माहौल होता तो उत्तराखंड के अंदर सोचिए कि मुख्यमंत्री जो घोषणा करते हैं उस घोषणा को मुख्यमंत्री ही यहाँ पर अमल कर पाते हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है और यहाँ की पब्लिक भी इस बात को समझ रही है, लेकिन समस्या वही आ गई है कि यहाँ पर जो अन्य दल है वो आसपास भी नहीं है और इसीलिए सीधे तौर पर भाजपा और कांग्रेस, देखिए आज डिबेट में भी भाजपा और कांग्रेस यहाँ पर है। हमने किसी और को इसलिए यहाँ पर नहीं बुलाया क्योंकि हमें लगता ही नहीं है कि वो आसपास भी दिखाई देंगे। सिर्फ एक कह सकते हैं आप कि चुनाव में नामात्र एक खाना पूर्ति के लिए वो लोग वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि यूकेडी भी अपने प्रत्याशी उतारने की बात कर रही है। आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर पिछले विधानसभा चुनाव में बड़े जोर शोर के साथ शुरुआत की थी, लेकिन अब बिल्कुल ठंडे बस्ते में दिखाई दे रही है। उनके जो लोग वहां पर जो मुख्य लोग थे वो सभी भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो डर नेताओं को होता है वो चुनाव हारने का होता है और यहाँ पर हारने जैसी स्थिति को कैसे बदला जाए ये यहाँ के नेता समझते हैं। नहीं, ये तो स्ट्रैटेजी हो सकती है ना सरकार की। नवीन जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, सरकार बहुत सारे काम कर रही है। देखिए जब पहले रावत जी थे मुख्यमंत्री उस समय भी इन्वेस्टर मीट हुई थी, करीब 1.5 लाख करोड़ के एग्रीमेंट हुए थे, उस पर धरातल पे 17,000 करोड़ आया, ये तो ऑफिशियली कहा गया। इस बार भी 3.5 लाख करोड़ का बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट मीट हुआ, 3.5 लाख करोड़ का एग्रीमेंट आया। जो धरातल की स्थिति है वो ये है कि आप कह रहे हो कि हमने 3.5 लाख करोड़ का एग्रीमेंट दिया, जनता कह रही है कि साहब हमको जमीन देनी ही नहीं है किसी को। उस पे जो सवाल है बहुत स्पेसिफिक है, वो सुन लीजिए। उस पे सरकार कहां पे कदम लेती नजर आ रही है, कहां पे वो जनता को समझाने का प्रयास करती नजर आ रही है, या क्या ऐसे 2-3 स्टेप आपने लिए हैं जिससे ये जो ब्रिजिंग गड़बड़ हो गई है उसको सही किया जा सके और जो हमारा विकास है उसको प्रदेश के अंतिम छोर तक पहुंचाया जा सके? जी रविशरण जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि यहाँ पर जो कंफ्यूजन है तो नहीं, लेकिन जो आप जैसे आपके द्वारा बताया गया, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार ने पिछले 2 साल में लगभग 5,000 एकड़ जमीन जो कब्जा यहाँ पर हुई थी कांग्रेस के समय में, वो जमीन खाली की है और जहां बहुत सारी संभावनाएं हैं। दूसरी बात यह है कि जहां पर कहीं अगर कोई दिक्कत आती है, उद्योगों के लिए जमीन चाहिए, वहां पर सरकार काम कर रही है और सरकार हर एक क्षेत्र के हिसाब से उस औद्योगिकरण को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आपने देखा होगा कि बहुत कम समय में 2-3 महीने के अंतराल में ही
हमने लगभग 20% जो एमओयू का जो राशि थी 3,56,000 करोड़ का जो एमओयू हुआ था, उसका लगभग 20% उसको धरातल पर उतारने का काम कर दिया है। और इतनी फास्ट सरकार ने काम किया है और बहुत ज्यादा तेजी से काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयासरत है कि 2025 तक उत्तराखंड अग्रणी राज्य में शुमार हो और इसके लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। आपने देखा, चाहे इन्वेस्टर समिट हो, चाहे यहाँ पर कुछ कानून बनाने की आवश्यकता हो या नए कानून पर विचार करने की बात हो, नए मुद्दों पर विचार करने की बात हो, तो मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार धामी जी के नेतृत्व में हर एक मुद्दे को पर काम कर रही है, काम करती हुई दिखाई दे रही है। चाहे वो यहाँ के क्षेत्रीय मुद्दे हो, चाहे वो केंद्रीय मुद्दे हो, हर मुद्दे पर आपने देखा होगा कि जमरानी बांध जैसा जो मुद्दा पिछले 50 सालों में जिस पर कांग्रेस राजनीति करती थी, उसका पटाख से हमारी सरकार ने कर दिया। चाहे यहाँ पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, औद्योगिकरण की बात हो, तो सारी चीजें यहाँ पर जो है शुरू हो रहा है। किस चीज का? जमरानी बांध बहुत जल्दी हो जाएगा, चुनाव के बाद बहुत जल्दी शुरू होगा। उसके लिए फंड सैंक्शन कर दिया गया है। आपने 50 साल लगा देते, हम 5 महीने लगाएंगे केवल। अरे हम इतने सारे कहने विकास के लिए नहीं बना के, जो यहाँ के चाहे लखवाड़ ब्यासी परियोजना हो, चाहे जमरानी बांध परियोजना या अन्य जो भी है, तो हमारी सरकार सब पर काम कर रही है और काम करते हुए दिखाई दे रही है। आप देखेंगे कि अगले 2 साल में उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाई को छुएगा। हमारी अर्थव्यवस्था जो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगी और उत्तराखंड इस देश का अग्रणी राज्य बनेगा। सुरेंद्र सिंह नेगी जी, बेसिकली आपका समझ से ये कहाँ काम करती दिख रही है, पर उससे ज्यादा बड़ा सवाल तो आपके साथ बनता है। आप विपक्षी दल, 5 पुल टूटे पिछले 3-4 सालों में, उन 5 पुलों में नेता छोड़ दीजिए, या आप लोग करेक्ट कर दीजिएगा मेरे को अगर मैं गलत हूँ, अधिकारी छोड़ दीजिए, किसी एक ठेकेदार का नाम बताइए जिसपे कार्यवाही हुई हो। ठीक बात है, कोई कारण रहा होगा। विपक्षी दल के नाते जनता आपसे जानना चाहती है कि आपने जो तत्कालिक मुद्दे थे वो कहां उठाए और क्यों छोड़ के आगे बढ़ गए। आपके क्या मुद्दे हैं जो आप इस चुनाव में लेके जा रहे हैं और उसको आप किस तरह फॉलो अप कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, बहुत अच्छा सरकार चल रही है। लोकतंत्र में सरकार के साथ साथ जिसकी भारी जिम्मेदारी होती है, भारी जिम्मेदारी होती है, वो विपक्ष होता है। जनता सरकार से जब बहुत सारी चीजों से नहीं सहमत हो पाती तो वो विपक्ष की ओर देखती है कि विपक्ष एक्चुअली कर क्या रहा है। और वहां पे ये तो गारंटेड है, कम से कम उत्तराखंड में, वैसे तो पूरे देश में यह, उत्तराखंड में क्या आपको लगता है कि कांग्रेस जनता को उस तरह का रिप्रेजेंटेशन देता हुआ प्रतीत हो रही है? और अगर नहीं हो रही तो मैं आपको एक आध एग्जांपल दे दूं। 2014 में जब आपकी सरकार थी, 13 में सॉरी, तो आपने देखा था कि किस लेवल का जनता को विक्षोभ था आपकी कुछ नीतियों या आपके कुछ कारणों से, और देखा था आपने कि उस समय के विपक्षी दल ने किस भारी उससे बल से आपका विरोध किया था और जनता के साथ थी। उसमें क्या आप कर रहे हैं और क्यों जनता को ऐसा लग रहा है कि भाई कांग्रेस तो हमारा रिप्रेजेंटेशन कर ही नहीं रही? देखिए रवि शरण जी, कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका पूरी निभा रही है। चाहे पुलों के टूटने का प्रकरण हो, कांग्रेस ने उन मुद्दों को लेकर संघर्ष किया है। चाहे प्रदेश में अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला हो, जिस वीआईपी का नाम उजागर करने की जिम्मेदारी सरकार पर थी, उस वीआईपी का नाम आज तक जो है सरकार जनता के सामने नहीं ला पाई है। और कांग्रेस उस प्रकरण को भी हमेशा जो है उसके साथ में खड़े रही है। उसके माता पिता को न्याय मिले, अंकिता भंडारी के हत्यारों के जो मुख्य दोषी हैं उनको जो है सलाखों के पीछे भेजने का काम हो, ये हमारी निरंतर मांग रही है। उसके लिए हम लगातार आंदोलन करते रहे हैं। पिछले 45 सालों में बेरोजगारी की दर जो है इनके शासनकाल में जो सबसे ज्यादा बढ़ी है, उस बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर हम संघर्ष करते रहे हैं। बेरोजगारों पर जो लाठीचार्ज करने का काम उत्तराखंड की सरकार ने किया है, हम उस मुद्दे के साथ बेरोजगारों के साथ में खड़े हैं। और महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बिना पैसे के किसी भी सरकारी दफ्तर में कोई काम नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है जो मुहिम चलानी जानी चाहिए, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी ने कहा था कि सरकार 100 दिन के अंदर लोकायुक्त लाएगी। उस लोकायुक्त का 6 साल तक अभी कहीं पता नहीं है। पलायन की जो उत्तराखंड की समस्या है, पलायन आयोग कहाँ गया, कब गठित हुआ था, कितना पैसा उस पर खर्च हुआ, उसका कहीं अता पता नहीं। भू कानून जो यहाँ इस प्रदेश में के लोगों की जो मांग है, उस पर सरकार जो है मौन है। उसके लिए भी जो है हम लोग समय समय पर आंदोलन करते रहे हैं। और विपक्ष का काम जो है आंदोलन करना है और ये मुद्दे जो है जनता के बीच ले जाने के, निर्णय तो जनता को सुनाना है। और हम लोग निश्चित तौर पर इन मुद्दों के साथ में जो है
जनता के बीच में जाएंगे। और मैं लौटूंगा, आपने कहा कि जो बेरोजगारी का मुद्दा है उसको मैंने प्रमुखता से उठाया, तो जो उस पूरे प्रकरण का लीडर है उसके अगेंस्ट आपने क्यों कैंडिडेट खड़ा कर दिया? आप उसी के साथ रहते, उसका साथ देते। मैं लौटूंगा, आप इस पर जवाब दीजिएगा। विक्रम जी, जहां तक उत्तराखंड की बात है, अगर हम उत्तराखंड को देखें तो निश्चित सी बात है साल दर साल चीजों में कहीं बाहरी रूप से, बाहरी आवरण में वो बिल्कुल ठीक होता दिखा है। पर जो चिंता का विषय है यहाँ के, देखिए ये चिंता का विषय नहीं आज के दिन की हमारी सड़कें बन रही, बिल्कुल बन रही। कौन बना रहा है भाई? जो बना रहा है उसको क्रेडिट भी मिल रहा है। जो और चीजें हो रही हैं, जैसे आप बोलिए कि स्मार्ट सिटी की बात है, तो स्मार्ट सिटी में चलिए 100 काम होने थे, वो उस पर वाद विवाद किया जा सकता है, लेकिन चलो 5 काम हुए हैं। जो मुख्य मुद्दा था इस पहाड़ी प्रदेश का, उस पे कोई लीडर फॉर्मेटिवली कुछ कहता नजर नहीं आता, और न ही उसके लिए कोई एक रोड मैप दे पाता है आज तक भी। अभी कह रहे हैं, जैसे अभी कहा जा रहा है कि अब 2025 में हम इसको विकसित बना देंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, वो 10 साल के लिए कह के गए। तो जो रोड मैप है इसमें, वो ठीक है कि हमने बहुत सारा मॉडिफिकेशन किया है, ये किया है, लेकिन आप सोचिए पहाड़ी में पलायन आज के दिन भी बहुत बड़ी समस्या है। गर्मियां शुरू हो गई, पानी की जो दिक्कत उत्तराखंड में है, आप पहाड़ी प्रदेश तो छोड़ दीजिए, मैदानी प्रदेशों की जो हालत है, तो उन मूलभूत सुविधाओं की ओर ध्यान देता कोई नजर क्यों नहीं आ रहा है? क्या ऐसी कॉम्प्लिसेंसी है हमारे राजनीतिक दलों में जो इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करते? देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ी जो समस्या है वो राष्ट्रीय पार्टियां हैं। राष्ट्रीय पार्टियों के आधार पर स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो चल रही है। और जिस तरह से देखिए आपने विकास का जिक्र किया, और विकास के जिक्र में मैं इतना एक लाइन में जोड़ना चाहूंगा कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार को यहाँ पर कैबिनेट की खाली जगह भरने के लिए विधायक नहीं मिले। वो काबिल विधायक अभी तक नहीं ढूंढ पाई। तो जाहिर सी बात है, देखिए जो आप जिक्र कर रहे हैं, जो भावनाएं आपके अंदर है कि पर्वतीय क्षेत्रों में जिस बात को लेकर के राज्य की कल्पना हुई थी, मैं स्वयं कई ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों में लॉकडाउन के दौरान गया राशन लेकर के, मैं उसको अनुभव को साझा करता हूँ। टिहरी के गांव में मैं गया, वहां पर थर्मामीटर नहीं था। आप सोचिए कि मैं जब वहां पर पहुंचा थर्मामीटर लेकर के, तो गांव के लोग बहुत खुश हुए कि थर्मामीटर वहां पर बुखार नापने के लिए नहीं है। आप सोचिए कि इतनी छोटी सी चीज जो बहुत इजी दुकान पर मिल जाती है मेडिकल स्टोर पर, वो टिहरी जैसे जनपद पर नहीं थी। नवाकोट गांव था जहां मैं गया था। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि कोविड कब था। कोविड-19 में था 2019। राज्य की स्थापना सन 2000 में हुई थी। तो सोचिए 19 साल में थर्मामीटर जैसी मुख्य चीज जो बहुत इजी तरीके से अवेलेबल होनी चाहिए थी, वो वहां पर नहीं थी। तो किस तरह से जो है सिस्टम चल रहा है, आपने कई खबरें देखी होगी। अभी स्वास्थ्य मंत्री ने एक विधानसभा के अंदर स्वास्थ्य का जिक्र हुआ था, और टिहरी की ही घटना थी। वहां पर अस्पताल में जो डॉक्टर जिसकी जिम्मेदारी थी, वो डॉक्टर वहां पर मौजूद नहीं था, और प्रसव पीड़ा से महिला की तड़पते हुए वीडियो वायरल हुआ। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो शर्मसार करती हैं, क्योंकि छोटा प्रदेश है और वो लोग जिम्मेदारी पर बैठे हैं जो लोग इस राज्य के आंदोलन में अपने आप को आंदोलनकारी कह रहे हैं। तो देखिए बड़ा दुर्भाग्य है। उस दुर्भाग्य के पीछे मैं यही कह सकता हूँ कि दो पार्टियां जब आमने सामने होती हैं, तो वो ये सोचती है कि आज हम सरकार में है, कल वो सरकार में आएगी। तो जनता के जो मुद्दे हैं, मैंने जैसा कहा कि सोचिए मुख्यमंत्री जो घोषणा करते हैं, और वो घोषणा भी ऐसे समय पर करते हैं जब उस विभाग का स्थापना दिवस हो, और उस स्थापना दिवस पे जो घोषणा करते हैं वो पूरा नहीं कर पाते हैं। नवीन जी, हम थोड़ा सा इसको राजनीतिक से हटाएंगे, सामाजिक उस पे लाएंगे कि जैसे अभी काम हो रहा है और चुनाव भी है, एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ नेशनल पार्टी जिसमें काफी संभावनाएं दिखती हैं, प्रदेश को भी देश को भी, तो आप क्या ऐसी 3 चीजें कहना चाहेंगे जिससे जनता ये श्योर हो कि भाई अभी इस चुनाव के बाद हमारे लिए ये 3 कार्य होंगे? ध्यान दीजिएगा, वो तीनों कार्य मैं जानना चाहता हूं कि हमारे पहाड़ी क्षेत्रों को किस तरह से प्रभावित करेगा, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों के लिए काफी कुछ हो रहा है, हो भी जाता है, क्योंकि वहां पे रिहाइश की स्थितियां जो है उतनी कठिन नहीं है जितनी पहाड़ों पे।
ये विशुद्ध सामाजिक प्रश्न है, कृपया उसको राजनीति पे मत ले जाएं कि किसने क्या किया। यही सवाल मैं आगे भी करूंगा दूसरे से भी। आपने बहुत अच्छी बात की और इसी मानवीय उस पर आदमी का स्वभाव भी होता है, सेवा का भाव भी होता है। उसी के तहत मैं इसका आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि आप देखेंगे, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं तो मैं अपनी पार्टी की बात करूंगा, मैं किसी और पार्टी की बात नहीं कर सकता। जैसे आपने भी कहा, हमारी पार्टी ने आप देखेंगे कि पहाड़ी क्षेत्र को, हिमालयी क्षेत्रों को जितना विकास पिछले 10 सालों में हुआ, चाहे नॉर्थ ईस्ट से लेके जम्मू कश्मीर तक, आप देखेंगे कि पहाड़ी क्षेत्र को जितने संजीदा तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया, पिछली बार नहीं हुआ। फिर वही बात आ जाएगी कि मैं टारगेट कर रहा हूं, लेकिन मैं अपनी सरकार की बात खत्म करने का समय हो रहा है। आप क्या 3 चीजें करना चाहते हैं? हो गया नहीं हुआ वो तो सबके सामने। हम 3 चीजें वहां पर, सड़क परिवहन वहां पर हर एक गांव तक देना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा व्यवस्था वहां पर देना चाहते हैं, जल और स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत अच्छा वहां पर करना चाहते हैं, जिसमें सरकार काम कर रही है। आप देखेंगे अगले साल तक जो 10,000 टारगेट हमने रखा है स्वास्थ्य कर्मचारी नियुक्त करने का, ये भी हम वहां पर करेंगे। तो ये सब हमारे एजेंडा में प्रमुख तौर पर। सूरज सिंह नेगी जी, क्लोजिंग कमेंट है, आप बताइए कि क्या 3 कार्य आप पहाड़ी क्षेत्रों के लिए करेंगे इस चुनाव के बाद, जब आप ताकत में आते हैं, सत्ता में आते हैं, यदि आते हैं तो, या विपक्ष में अगर रहते हैं तो किन 3 चीजों के लिए आप लड़े? हमारा तो जो है बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, महिला सुरक्षा है, पलायन है, ये हमारे मुद्दे हैं और हम जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित तौर पर जो है उनका समाधान करेंगे। आज की चर्चा को हमको भी विराम देना होगा, समय की अपनी बाध्यता होती है। तो उत्तराखंड के चुनाव की जहां तक हम बात करें, अभी हमारे तीनों पैनलिस्ट ने अपने अपनी राय रखी। उत्तराखंड की देश है और पहाड़ी क्षेत्रों को अगर देखें तो इसकी स्थिति लद्दाख से कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं। जरूर सरकार को, यहाँ की सरकार को, केंद्र की सरकार को ये जरूर सोचना चाहिए कि क्या किया जा सकता है इस प्रदेश के लिए, जिससे इन प्रदेशों में भी कुछ ऐसा, ये मैं कह नहीं रहा बट हो सकता है कि कुछ एडीसी जैसी व्यवस्था, जहाँ पे ऑटोनॉमी दी जा सके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जहाँ पे भूमि को संरक्षित किया जा सके, कुछ ऐसी व्यवस्था जरूर सोचनी चाहिए सरकारों को कि किस तरह से वो उन क्षेत्रों को इनरिच कर पाएगी। क्योंकि जो ठेठ पहाड़ी एरिया है वहां पे बहुत ज्यादा विकास भी यहाँ की भौगोलिक स्थितियों को बहुत ही विषम परिस्थिति में डाल देगा। अभी जोशीमठ का एग्जाम्पल सबके सामने है। इस चर्चा को मैं यहाँ विराम देता हूँ इन शब्दों के साथ, और ये उम्मीद करता हूँ कि सरकार जो अभी है या जो आने वाली है वो जरूर प्रदेश के लिए कुछ अच्छी चीजें करेगी और अच्छी नीयत के साथ करेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।